हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 8 की प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 की। अब देखो, जो ये 3.4 है इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, इसके अलावा आयत, वर्ग और पतंग क्या है। जब हम इनके बारे में अच्छे से पता कर लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इनके बारे में और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में लिखा हुआ है एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है कि भुजाएं कौन सी होनी चाहिए, सम्मुख होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए, समांतर। ठीक है, तो युग्म का क्या मतलब है, जोड़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं AD लूँ, ठीक है, ये AD और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, सामने वाली BC, तो ये दो भुजाओं का एक युग्म है, जोड़ा है, जो कि आपस में क्या है, सम्मुख भुजाएं। तो अगर ये सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, यानी कि अगर AD, ठीक है, जो AD है वो समांतर है BC के, और इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या है, AB, ठीक है, जो ये AB है ये समांतर है इसके सम्मुख भुजा यानी कि CD के, तो हम बोलेंगे कि ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो ये समांतर चतुर्भुज है इसके कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? पहला गुण है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर तो होंगी ही होंगी, साथ में वो बराबर भी होंगी। ठीक है, तो मतलब ये इसके समांतर भी होगी, बराबर भी होगी। इसी तरह से ये वाली भुजा इसके समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। ठीक, तो पहला गुण आपको समझ में आ गया। दूसरा गुण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पिछली जो एक्सरसाइज थी 3.3 उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस गुण की वजह से सॉल्व कर लिए थे। ठीक, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर वैसे ही सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण का क्या मतलब है, जैसे जो ये कोण है A, इसके सामने वाला कौन होगा C, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण C के, तथा इसके अलावा ये जो कोण है और ये जो कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि जो कोण B है, ठीक है, कोण B जो है वो बराबर होगा कोण D के। मतलब आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। इसके अलावा, ठीक है, पहला दूसरा हो गया। तीसरे में है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण आप समझ रहे हो, ठीक है, देखो ये जो टुकड़ा होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, मतलब ये टुकड़ा हो गया इसके बराबर। इसके अलावा ये जो टुकड़ा होगा ये इसके बराबर होगा, यानी ये हो गया इसके बराबर। तो जो ये दोनों विकर्ण थे इन दोनों ने एक दूसरे को आधा आधा कर दिया। ठीक है, यानी कि समद्विभाजित कर दिया, मतलब समान दो भागों में बांट दिया। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो OA होगा, ठीक है, जो OA होगा, ठीक है, OA वो बराबर होगा OC के, और जो OD होगा वो बराबर होगा OB के। ठीक है, मतलब जो इसके विकर्ण हैं ये समद्विभाजित होंगे। ठीक, तो ये तो था समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब बात करते हैं समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो PQRS, ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सब पे एक कट लगा है, मतलब सब आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब है जो भुजा PQ है वो बराबर होनी चाहिए QR के, और ये बराबर होना चाहिए RS के, और ये बराबर होना चाहिए PS या फिर SP, कुछ भी लिख दो। तो मतलब चारों भुजाएं अगर बराबर हैं किसी चतुर्भुज में तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक सम चतुर्भुज है। सम का मतलब ही क्या हो गया, समान, यानी सब कुछ बराबर हो। ठीक है, तो सारी भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो कैसा हो जाएगा, एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। अब सम चतुर्भुज का क्या क्या गुण है? पहला, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, मतलब जो जो भी समांतर चतुर्भुज के पास था वो सब इसके पास है, क्योंकि हर एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है।
ठीक है, हर एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो ये पक्का हो जाएगा कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, और ये वाली इसके बराबर हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। जब चारों ही बराबर हैं तो सामने सामने वाली भी आप बराबर बोल सकते हो, सामने सामने वाली पैरेलल यानी कि समांतर भी हो जाएंगी। तो मतलब ये समांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जितने गुण आपने पढ़े वो सब इसके पास होते हैं। दूसरा क्या है? विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है। अब देखो जो विकर्ण है वो क्या होते हैं? परस्पर लंब होते हैं। मतलब एक विकर्ण तो ये होगा, एक विकर्ण तो ये होगा, जहां पर ये काटेंगे वहां पे 90 डिग्री बनाएंगे, ये मतलब है लंब होने का, ठीक है। और क्योंकि ये समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके पास समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं, तो मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, मतलब समद्विभाजित भी करेंगे, लेकिन वो कहाँ पर करेंगे? 90 डिग्री पे, ठीक है, लंब होते हैं क्योंकि, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आयत की बात करते हैं। आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास पहले से कोई समांतर चतुर्भुज है, उसका एक कोण अगर समकोण हो गया तो पक्की बात है सारे कोण ही समकोण हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आप समांतर चतुर्भुज से याद नहीं रखना चाहते, कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों और हर एक कोण 90 डिग्री का हो। मैंने क्या बोला? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों, ठीक है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो और हर एक कोण 90 डिग्री का हो तो हम बोलेंगे कि वो आयत है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसा बनाऊं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और हर एक कोण 90 डिग्री का, तो ये एक आयत बन जाएगा, ठीक। तो आयत आपको समझ में आ गया। अब आयत के क्या क्या गुण होते हैं? देखो, समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुण होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज तो बन गया ये, ठीक है। मतलब समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होंगे, मतलब एक आयत जो है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज के इसमें क्या है? सारे गुण हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, अभी मैंने बताया। हर एक कोण कितने हो? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को हम कौन सा कोण बोलते हैं? समकोण, ठीक है। तो प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, और विकर्ण के माप बराबर होते हैं, ठीक है। याद रखना, विकर्ण के माप क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि जो KM होगा उतना ही N और L आएगा, ठीक है। विकर्ण बराबर होंगे, कहने का मतलब क्या? KM बराबर NL, विकर्ण भी इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है? एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मतलब यही आयत जो है, अगर इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर कर दी जाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, और चारों कोण 90-90 डिग्री के हों, तो वो क्या बन जाता है? वो एक वर्ग बन जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, चारों भुजाएं बराबर हों और हर एक कोण 90-90 डिग्री का हो, तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ग बन जाता है। तो जो ये वर्ग होता है, इसमें समांतर चतुर्भुज के भी सारे गुण होते हैं, सम चतुर्भुज के भी सारे गुण होते हैं, और आयत के भी सारे गुण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज भी होता है, और जो वर्ग है वो एक आयत भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी के गुण पाए जाते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा क्या बच गया? पतंग, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा? पतंग बच गया। अब पतंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं। देखो, पतंग के बारे में हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, पतंग क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पतंग। अब ये आसन्न भुजाएं क्या हैं? साथ साथ वाली। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक भुजा है, इसके साथ वाली ये दूसरी भुजा है, तो ये दोनों आसन्न भुजाएं हो गई, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह से ये एक भुजा है और ये इसके साथ वाली भुजा है, तो ये दोनों आपस में आसन्न भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जब आसन्न भुजाओं का जोड़ा आपस में बराबर होगा, ठीक है, जैसे कि इन दोनों से एक युग्म बना, इन दोनों से एक युग्म बना, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक पतंग का उदाहरण है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो जो ये विकर्ण होते हैं इसके, ठीक है, जो पतंग है, ठीक है, इसके गुण की बात करते हैं। पहला गुण क्या है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। मतलब क्या कि ये जो विकर्ण है पहला और ये जो विकर्ण है दूसरा, ये आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे पे क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा गुण क्या है, एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, एक विकर्ण दूसरे को, यानी कि दोनों समद्विभाजित नहीं होते हैं, कोई सा एक आधे आधे में बटेगा। ठीक है, कौन सा बटेगा, देखो यहाँ पर दो तरह के इसके शीर्ष पाए जाते हैं, कोने पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक कोना वो होगा जो समान लंबाई वाली भुजाओं के जुड़ने से बनेगा। जैसे इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई बराबर है, समान है, तो इनके बीच का जो शीर्ष होगा, ठीक है, वो, और इस भुजा की लंबाई समान है, तो इनके बीच का शीर्ष ये है। ठीक है, तो इसको आप मिलाओगे तो एक विकर्ण बनेगा, और ये असमान भुजाएं हैं, इनके बीच को शीर्ष को मिलाओगे तो दूसरा विकर्ण बनेगा। तो जो असमान भुजाओं के बीच वाले शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बन रहा है, उसी के बराबर टुकड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि ये टुकड़ा इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये टुकड़े कहाँ पे होते हैं, 90 डिग्री पे। ये तो पहले गुण में ही मैंने बता दिया। तो याद रखना आप, जो असमान भुजाओं के बीच से जा रहा है विकर्ण, उसके बराबर बराबर दो टुकड़े होंगे। ठीक, अब इसके अलावा तीसरा गुण देखो क्या है। तीसरा गुण है कि यहाँ पर वो कोण जो असमान भुजाओं के बीच में है, ठीक है, जैसे कि ये और एक कट वाला, ये दो कट वाला, ठीक है, यानी कि असमान भुजाओं के बीच में जो कोण है वो तो आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण डी के, ये तो हमेशा होगा। पर जो ए है और सी है, यानी समान भुजाओं के बीच में जो कोण है वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये तो पक्का है कि ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो अब देखो, जैसे ही आपको इतना समझ में आया, अब बात करते हैं प्रश्नावली की। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। यहाँ पे लिखा है बताइए कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो जो इसका पहला पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है, सभी आयत वर्ग होते हैं। हम बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, ये असत्य है। ठीक है, जो पार्ट ए है वो क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब ये असत्य क्यों होगा, इसको जरा समझो एक बार। यहाँ पे क्या बोला गया, सभी आयत वर्ग होते हैं। हम बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो जो आयत है उसमें हर एक कोण 90 डिग्री का तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। उसमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि सामने सामने की बराबर हो जाए, हर एक कोण 90 हो जाए, तो ये आयत बन जाएगा। लेकिन वर्ग बनने के लिए क्या होना चाहिए भाई, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, और चारों भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि चारों भुजाएं बराबर होंगी होंगी, ठीक है ना, सिर्फ आमने सामने की बराबर होंगी। इस कंडीशन को ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। हाँ, अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाता कि सभी वर्ग क्या आयत होते हैं, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि वर्ग बनने के लिए, आयत बनने के लिए यहाँ पर सामने सामने वाली साइड बराबर है, तो सामने सामने वाली बराबर होनी चाहिए। सामने सामने वाली जो ये साइड है इसके बराबर है, तो वो भी होना चाहिए। भाई जब चारों ही बराबर हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सामने सामने वाली ये बराबर, मतलब इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब सभी वर्ग तो आयत होंगे, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे लिख दिया होते हैं, तो हम बोलेंगे गलत लिख दिया है, असत्य है। ठीक, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या बोला गया है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या। हम बोलेंगे हाँ होते हैं, सत्य है। कैसे है सत्य, देखो सम चतुर्भुज में क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी तो ये पक्की बात है कि आमने सामने की भी बराबर होंगी। मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि जब सारी ही बराबर हो गई तो सम्मुख भुजाएं भी तो बराबर होंगी। तो मतलब कि जो सम चतुर्भुज है इसमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आ जाएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के लिए आपको दो चीज़ें देखनी है, या तो सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है वो समांतर हो जाए या फिर वो बराबर हो जाए। बराबर होगा तो समांतर अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाओं का जोड़ा बराबर है तो समांतर तो अपने आप हो जाएगा, मतलब सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो हो ही जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी जो है वो सत्य है। बात करते हैं सी की।
सी में बोला गया सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले वर्ग क्या है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी और हर एक कोण 90-90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो ये समचतुर्भुज तो होगा ही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग जो है वो समचतुर्भुज तो हो गया। अब आयत के बारे में हम क्या बोलेंगे, भाई आयत में क्या चाहिए होता है, आयत के लिए सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हों और हर एक कोण 90 डिग्री हो। तो वर्ग में हर एक कोण 90 डिग्री तो पहले से ही है। अब जब चारों ही भुजाएं बराबर हैं तो आप ये भी कह सकते हो आमने सामने वाली भी तो बराबर होंगी, ये इसके भी बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब कि जो ये वर्ग था, ठीक है, और ये क्या है आयत, तो पक्की बात है वर्ग में आयत के सभी गुण हैं। तो जो वर्ग है वो आयत भी होगा और जो वर्ग है वो समचतुर्भुज भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्ट सी है उसमें सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सत्य है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और वो आयत भी होते हैं। ठीक, बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में बोला गया सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। हम बोलेंगे गलत लिखा इन्होंने, असत्य है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज की सभी गुण पाए जाते हैं। देखो भाई वर्ग में क्या होगा, सारे के सारे भुजाएं बराबर होंगी। जब सारे के सारे भुजाएं बराबर होंगी हर एक कोण 90 ही होगा। ठीक है, जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो सामने सामने वाली भी बराबर ही है। ठीक है, जब सामने वाली बराबर हो गई, ये वाली इसके और ये वाली इसके, क्योंकि चारों ही बराबर थी, तो पक्की बात है बराबर अगर हो गई और चतुर्भुज बन रहा है तो वो समांतर भी होंगी होंगी। ठीक है, तो सभी वर्ग समांतर होते हैं, लेकिन इन्होंने लिख दिया नहीं होते, तो मतलब इन्होंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो जो डी है वो असत्य हो गया। इसी तरह से ई की बात करते हैं। ठीक है, जो पार्ट यहाँ पर ई है उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं क्या। हम बोलेंगे नहीं, मतलब कि असत्य लिख दिया इन्होंने। कैसे असत्य है, देखो पतंगे क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आसन्न भुजाओं का जो जोड़ा है, युग्म है, वो बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर ये एक पतंग बनना चाहती है तो इसके लिए ये जो भुजा है ये इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो भुजा है ये इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये पतंग होगी। ठीक है, तो इसमें ये तो जरूर नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर हो। भाई हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना कि चारों भुजाएं बराबर होंगी होंगी। जब हमेशा इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो ये समचतुर्भुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज बनने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, जबकि इसमें ऐसा हमेशा नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं होता है कि हर पतंग समचतुर्भुज बन जाए, इसका उल्टा हो सकता है। और जो इसका अगला पार्ट है यानी कि एफ, वो इसका उल्टा है, यानी कि उसको हम बोलेंगे सत्य है। एफ में क्या बोला गया, देखो सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हम बोलेंगे हाँ होते हैं, क्यों, क्योंकि भैया समचतुर्भुज का मतलब है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब जब चारों भुजाएं ही बराबर हैं तो इसका मतलब है इसमें पतंग के गुण आ गए। कैसे, देखो भाई जब चारों ही बराबर हैं तो ये भी तो इसके बराबर होगा, आसन्न भुजाएं बराबर हैं। जब चारों ही बराबर हैं तो ये भी तो इसके बराबर होगा, यानी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। मतलब जो समचतुर्भुज है वो हमेशा एक पतंग होगा ही होगा, लेकिन पतंग हमेशा समचतुर्भुज नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, बोलेंगे हाँ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ जो है वो सही है। ठीक, तो चलो भाई अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट क्या बचा, अगला पार्ट है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जो जी पार्ट है इसमें क्या बोला गया है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समलंब क्या होता है पहले वो आपको याद आना चाहिए। समलंब में कोई सा एक जोड़ा कम से कम समांतर होना चाहिए, और समांतर में तो भैया दोनों जोड़े ही समांतर होते हैं। तो अब एक बात बताओ, समलंब बनाने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई एक युग्म, कोई एक जोड़ा समांतर हो। जैसे कि इसमें ये वाला इसके समांतर हो गया। अब ये वाला समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता समांतर समलंब में। समलंब में सिर्फ क्या बोला जाता है, एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, दूसरा हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, वो समलंब होगा। तो यार जब यहाँ पर आप समांतर चतुर्भुज ले रहे हो, ठीक है ना, ये समलंब है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर में तो दोनों ही जोड़े पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो यार एक जोड़ा तो होगा ही ना। ठीक है, जब दोनों जोड़े ही हैं तो एक जोड़ा होगा ही होगा। मतलब समांतर चतुर्भुज में
हमें हमेशा दोनों ही जोड़े पैरेलल मिलेंगे, तो यार इसमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, तो मतलब इसके पास वो सब चीज़ें हैं जो इसको चाहिए, इसको सिर्फ एक जोड़ा चाहिए समांतर, इसमें दोनों ही हैं, तो मतलब समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, सही लिखा इन्होंने। तो मतलब जो जी पार्ट है उसमें हम बोलेंगे हाँ सही है, सत्य है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला वाला क्या है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी हो जाएगा भाई। ठीक है, एच हम बोलेंगे हाँ होते हैं, ठीक है ना, एच ठीक है सत्य है, क्योंकि वर्ग जो है उसमें सभी गुण होंगे समांतर चतुर्भुज के। अब जब समांतर चतुर्भुज समलंब है तो वर्ग भी समलंब होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पार्ट ए में चारों भुजाएं की लंबाई बराबर हो। तो भाई पार्ट ए में हम लिख देंगे चारों भुजाएं किसमें बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज में बराबर होती हैं एक तो। ठीक है, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके दो आंसर आएंगे, पहला सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। अगला जो पार्ट है बी, इसमें बोला गया है चार समकोण हो। तो भाई चार समकोण मतलब चारों कोण 90 के किसमें किसमें होते हैं, वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं। ठीक है, वर्ग में आपने देखा चारों भुजाएं बराबर होंगी और हर एक कोण 90 90 90 यानी चारों कोण समकोण के होंगे। आयत में आपने देखा सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, हर एक कोण 90 90 डिग्री का होगा, मतलब चार समकोण होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, इसका आंसर हो जाएगा चारों समकोण जिसमें बराबर होंगे वर्ग और आयत, और इसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, हो जाएगा समचतुर्भुज और वर्ग। अब देखो जो अगला प्रश्न है हमारे पास, यानी प्रश्न संख्या 3। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 3 में बोला गया बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, ठीक है, आपके दिमाग में इसकी इमेज होनी चाहिए, अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और हर एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो पहले पार्ट में बताना है कि ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, कैसे है, तो हम बोलेंगे क्योंकि वर्ग चार भुजाओं से बंद आकृति है, ठीक है, या फिर बंद बहुभुज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्योंकि पहले पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ मैं इस वाले का, कि वर्ग चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि वर्ग चार भुजाओं से बना बंद वक्र है, इसीलिए यह एक चतुर्भुज है, इसीलिए यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ठीक है, हम बोलेंगे वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ठीक है, बराबर, इसका आंसर कई तरीके से लिखा सकता है, बराबर व समांतर होती हैं। इसके आगे आप लिख लेना इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए, सामने सामने वाली भुजाएं जो है वो क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, दोनों जोड़े, या फिर सामने सामने वाले दोनों जोड़े समांतर हो जाएं, तो पक्की बात है समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो वर्ग में तो सामने वाली भुजाएं बराबर होती ही हैं, जब अगर दोनों जोड़े बराबर होंगे तो वो समांतर भी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया। तीसरा में क्या पूछा गया है, एक समचतुर्भुज है। भाई वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है, हम लिखेंगे क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो समचतुर्भुज बन जाएगा। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जब चारों भुजाएं बराबर हो गई किसी चतुर्भुज की तो क्या बन गया, समचतुर्भुज। इसीलिए यहाँ पे आप लिखना इसीलिए यह एक समचतुर्भुज है। चौथे की बात करते हैं। चौथे में क्या, आयत है। भाई आयत के लिए क्या होना चाहिए, आयत के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर हों और हर एक कोण 90 डिग्री हो।
तो हम बोलेंगे वर्ग में तो चारों भुजाएं ही बराबर है। जब यार वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, अभी इतनी बार समझा चुका हूँ कि जब चारों भुजाएं ही बराबर है तो सामने सामने वाली भी तो बराबर ही होंगी और हर एक कोण 90 भी होगा। तो जब सामने सामने वाली बराबर हो, हर एक कोण 90 हो, तो वो क्या बन जाएगा, आयत तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। जब चारों ही बराबर हैं तो सम्मुख भी बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण, याद रखना इनके आंसर कई तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो हो सकता है आपका उत्तर आपने अलग प्रॉपर्टी पे लिखा हो, क्योंकि बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुणों से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, विकर्णों से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखना तो किसी एक तरीके से ही पड़ेगा। तो मैं कोई एक तरीका लिख रहा हूँ, हो सकता है आपके स्कूल में दूसरे तरीके से लिखवाया जाए। ठीक है, तो वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए एक आयत भी है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। बताइए जिसके विकर्ण, ठीक है, पहले पार्ट में क्या बोला गया है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा भाई समांतर चतुर्भुज के करते हैं। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। उसके अलावा, ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक है, पहले का आंसर है ये। ठीक है, उसके अलावा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। उसके अलावा वर्ग, ठीक है, उसके अलावा वर्ग और उसके अलावा आयत। इन सभी के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि भाई समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं, वर्ग में भी सारे हैं, आयत में भी सारे हैं। तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो इनके भी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया, देखो दूसरे पार्ट में बोला गया है एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हों। अभी जब मैंने आपको बताया था लंब समद्विभाजक किस में होंगे, समचतुर्भुज में होंगे, समचतुर्भुज, और दूसरा क्या है, वर्ग। ठीक है, याद रखना लंब समद्विभाजक तभी होता है जब चारों भुजाएं बराबर हों, और चारों भुजाएं समचतुर्भुज और वर्ग में होती हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, बराबर हो, मतलब क्या कि जो विकर्ण है वो बराबर होंगे। तो आपको याद रखना है विकर्ण बराबर होते हैं किसमें, वर्ग में और आयत में। ठीक है, विकर्ण कब बराबर होते हैं, जब चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे तो बराबर होंगे। तो वर्ग और आयत में चारों कोण 90-90 के होते हैं, तो मतलब इसमें विकर्ण बराबर होंगे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। इसमें बोला गया आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है ये बताना है। ठीक है, तो आयत आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, इस तरह से बना होता है। मान लेते हैं ABCD एक आयत है। तो हम उत्तल और अवतल कैसे डिसाइड करते थे, मैंने आपको बताया था कि उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होते हैं जिनके सारे विकर्ण अंदर हो, कोई भी विकर्ण बाहर ना जाए। तो अगर आप आयत के विकर्ण बनाओगे, ठीक है, आयत के विकर्ण बनाओगे तो दोनों के दोनों विकर्ण कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है ना, तो मतलब क्या, हम बोलेंगे क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण अंतःभाग में है। ठीक है, अंतःभाग का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ है, अंतःभाग में है, इसीलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। जब आपको चतुर्भुज पूरा नहीं लिखना तो आप ऐसे निशान बना सकते हो, इसका मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे बोला गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पे स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABC, ठीक है, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण B है ये 90 डिग्री है। B के सम्मुख भुजा यानी समकोण की जो सम्मुख भुजा है
उस पे जो पॉइंट O है वो AC का मध्य बिंदु है, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया। इतना हमें बताया गया है। हमसे क्या बोला गया है कि ये बताओ कि जो O है वो A से, B से और C से तीनों से समान दूरी पे कैसे है। मतलब कि जब O का डिस्टेंस निकालोगे, O की दूरी निकालोगे A से, और O की दूरी निकालोगे C से, और O की दूरी निकालोगे B से, तो तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो यार देखो O जो है वो A और C से तो ऑलरेडी बराबर बराबर दूरी पे है। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो जितना दूर O से होगा उतना दूर C से होगा, बिल्कुल बीच में होगा ये। ठीक है, बस हमें अब क्या दिखाना है कि जितना दूर ये इनसे है उतनी ही दूर B से भी आ जाए। ठीक, ये हमें दिखाना है। हम कैसे दिखाएंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हम एक रचना करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना मतलब जो हम अपने आप से बना रहे हैं। हम क्या करेंगे? देखो रचना में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रचना में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AD है ये हमने खींचा है, ये हमने रचना करी है। कैसे खींचा है इसको? BC के समांतर। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे हमने BC, ठीक है, हमने BC के समांतर AD खींचा तथा AB या BA कुछ भी लिखो के समांतर हमने CD खींचा। ठीक है, ये हमने किया। अब देखो अगर BC AD के समांतर है और AB CD के समांतर है तो मतलब सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है वो समांतर हो गया, दोनों जोड़े समांतर हो गए। जब दोनों जोड़े समांतर होंगे इसका मतलब हो जाएगा कि जो ABCD है, ठीक है, वो एक समांतर चतुर्भुज है। परंतु, ठीक है, परंतु यहाँ पे हमें एक और बात पता है कि जो कोण B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जो कोण B है यहाँ पर वो कितने डिग्री बताया गया? हमें 90 डिग्री बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है और उसका कोई एक कोण भी 90 डिग्री हो जाए तो उसके बाकी कोण अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे, मतलब वो एक आयत बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि ABCD एक आयत बन गया, एक आयत है। कैसे बना? अगर आप कारण लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यदि समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत बन जाता है। क्या लिखोगे? यदि समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री हो तो वह आयत बन जाता है, ठीक है, आयत बन जाता है। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक 90 हुआ सब अपने आप 90 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये आयत बना हमारा फायदा क्या होगा? देखो आयत की एक खास बात होती है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब ये विकर्ण इसके बराबर होगा और समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये टुकड़ा इसके बराबर होगा। लेकिन जब दोनों ही विकर्ण बराबर थे तो उनके आधे आधे ही बराबर होंगे। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पर ये टुकड़े हैं, ठीक है, यानी कि OA, ठीक है, जो टुकड़े हैं OA वो बराबर हो जाएगा OC, वो बराबर हो जाएगा OD, वो बराबर हो जाएगा OB। मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है जो OA यानी कि ये वाला टुकड़ा है वो OC के बराबर है और ये OB के बराबर है और ये OD के बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ पे आप लिख लेना, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब जरा आप सोचो, जब ये विकर्ण बराबर होंगे तो उनका आधा भी तो बराबर होगा। कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये विकर्ण 10 मीटर का था, ठीक है, ये विकर्ण 10 मीटर का था तो ये भी 10 मीटर होगा, तो ये 10 का आधा 5 होगा, तो ये भी 10 का आधा 5 होगा, ये भी 10 का आधा 5 होगा, ये भी 10 का आधा 5 होगा, मतलब चारों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो इसीलिए ये चारों बराबर हो गए। अब जब चारों बराबर हो गए तो मतलब O A से जितनी दूरी पे है, ठीक है, O A से जितनी दूरी पे है उतना ही O B से दूरी पे है, उतना ही O C से दूरी पे है। ठीक है, तो आप अगली लाइन लिख लेना, इसका मतलब, ठीक है, इसकी लाइन में क्या लिखोगे? इसका मतलब कि जो O बिंदु है वो A B और C से समान दूरी पे है, ये आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।